we are going to discuss table of specification, जिसको TOS भी कहते हैं। ये TOS कहते किसे हैं, टेबल स्पेसिफिकेशन, और पेपर सेटिंग और TOS का आपस में क्या ताल्लुक है। फिर आइटम वाइज एनालिसिस पर भी बात होगी। मेन ऑब्जेक्टिव्स ये होंगे कि हमें ये पता चल जाए कि ये टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन या TOS जिसको आम में कहते हैं ये है क्या, जो रिजल्ट वाइज एनालिसिस हैं तो वो किस तरह से डेवलप किए जाते हैं, और जो आइटम वाइज एनालिसिस है तो वो किस तरह से डेवलप किए जाते हैं, या आइटम्स की एनालिसिस किस तरह की जाती है। शायद आप लोगों ने असेसमेंट रिजल्ट्स देखे हों, या जिसको नीड असेसमेंट भी कहते हैं या ट्रेनिंग नीड असेसमेंट भी कहते हैं, TNA वगैरह। तो वो TNA या नीड असेसमेंट जो है दैट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ आइटम वाइज एनालिसिस। तो ये किस तरह से की जाती है, आज इस पर भी तफसीली बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ये टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है क्या। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन के अंदर हमें बहुत सी मालूमात मिलती है। जिस तरह के एक लफ्ज़ था स्कीम ऑफ स्टडी या SOS के जिसको कहते थे, तो आमतौर पर हम सिलेबस को स्कीम ऑफ स्टडी समझते थे या करिकुलम को स्कीम ऑफ स्टडी समझते थे, लेकिन जब इन दैट प्रॉपर सेशन वी स्टडी दैट डॉक्यूमेंट तो वहाँ पे हमें पता चला कि इसमें मोर देन 10 to 12 इंफॉर्मेशन हमें मिलती है जो कि दूसरे डॉक्यूमेंट्स में हमें नहीं मिलती। इसी तरह ये TOS जो है टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, इट टेल अस मेनी थिंग, बहुत सी इंफॉर्मेशन जो आपको दूसरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर नहीं मिलेंगी तो आपको टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन के अंदर मिलेंगी। अब ये कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो आपको TOS में मिलती है या टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन में मिलती है। नंबर 1, फॉर्मेट फॉर पेपर सेटिंग। जो आप लोग पेपर बनाते हैं, पेपर पैटर्न या पेपर फॉर्मेट या बोर्ड के जो पेपर्स होते हैं जो डिफाइन होते हैं कि यहाँ पर MCQs होंगे, यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे या RRQs होंगे, यहाँ पर ERQs होंगे वगैरह वगैरह। तो ये जो ओवरऑल फॉर्मेट है, क्वेश्चंस की तरफ नहीं जाते बल्कि जो फॉर्मेट है दैट इज लिस्टेड और स्टेटेड इन द टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन कि पेपर की फॉर्मेट क्या होगी, कौन सी चीज कहाँ पे होगी। एक इंफॉर्मेशन हमें ये मिलती है। नंबर 2, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन के अंदर जो इंफॉर्मेशन है दैट इज के व्हाट की लर्निंग एरियाज विल बी कवर्ड इन द पेपर। जो पेपर होगा तो उसके अंदर कौन कौन से की लर्निंग एरियाज होंगी। एंड आई थिंक ऑल ऑफ यू आर क्लियर अबाउट की लर्निंग एरियाज। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो उनके की लर्निंग एरियाज रीडिंग एंड थिंकिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लेक्सिकल एस्पेक्ट पे वगैरह वगैरह। या अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो इंफॉर्मेशन हैंडलिंग थी, इसी तरह से अलजेब्रा, ज्योमेट्री वगैरह वगैरह। इस तरह बायो तो सिर्फ बायोलॉजी वगैरह। नाउ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन विल टेल अस के कौन कौन से की लर्निंग एरियाज से हमें उसमें से सवालात मिलेंगे या कौन कौन से की लर्निंग एरियाज के सवालात उसके अंदर होंगे पेपर के अंदर। थर्ड नंबर, इट टेल्स अस अबाउट रेशियो ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स, यानी कितने नंबर के MCQs होंगे, कितनी तादाद में RRQ होंगे और कितने तादाद में हमारे पास ERQs होंगे। ये इंफॉर्मेशन जो है दे आर आल्सो अवेलेबल इन द टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। सो another thing that we will find in the table of specification के आइटम्स के डिफिकल्टी लेवल क्या होंगे। यानी आइटम जो हम डेवलप करेंगे तो उनमें से एक सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, कितने सवालात होंगे MCQ में से जिनका डिफिकल्टी लेवल जो है वो इजी होगा या मॉडरेट होगा या डिफिकल्ट होगा। इनके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं तो इजी के लिए ई का लफ्ज़ इस्तेमाल, और जो मॉडरेट है तो M और डिफिकल्ट के लिए D। कितने ई होंगे, कितने M होंगे और कितने D होंगे। The other information we can get from table of specification है कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी। यानी जो पेपर हम डेवलप करेंगे किसी भी लेवल के लिए, चाहे छोटे लेवल के लिए है और चाहे हाई और हाई सेकेंडरी लेवल के लिए है,
सो मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, पर क्वेश्चन प्लस पोर्शन प्लस पर जो की लर्निंग एरिया है तो कितने कितने मार्क्स रखे जाएंगे. These informations are also available in the table of specification. So कहने का मतलब ये है कि QS isn't just a word. सिर्फ एक लफ्ज़ से नहीं है कि table of specification, बल्कि it tells us more than just a word. It gives us a complete picture of the paper. लेकिन ये पेपर नहीं होता. Remember one thing, table of specification isn't a paper. It's just what will be in the paper. वो चीजें जो पेपर के अंदर होंगी तो उनके मुतालिक जो इंफॉर्मेशन हमें अवेलेबल होती है, that is in the table of specification. It's not a table in it's not a paper in itself. It tells us just about the paper, okay, what will be the format or what key learning areas, etc. will be in the paper. Now ये जो मैंने बातें कर दी, अब देखते हैं कि रियल सेंस में जब आप टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बनाएंगे तो वो कैसे, how will it look? It will look like this one. ये एक टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है जो ग्रेड 8 के लिए डेवलप की गई थी और सब्जेक्ट था साइंस. ओवर हियर यू कैन सी कि हर एक ग्रेड के लिए, ग्रेड 1 के लिए अपनी, ग्रेड 2 के लिए अपनी, ग्रेड 3 के लिए अपनी, ग्रेड वाइज अलग अलग टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बनती है. नंबर 1. नंबर 2 ये साइंस की है तो इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट के लिए, इंग्लिश के लिए अलग टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन होगी, उर्दू के लिए अलग टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बनती है और दूसरे मज़ामीन जो है तो उनके लिए अपनी अपनी टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बनती है. इसका फॉर्मेट इस तरह होता है that over here you can see MCQs and CRQs. अब MCQs कितने होंगे इसके अंदर? टोटल नंबर ऑफ MCQs होंगे 30. हर एक MCQ के लिए मार्क होगा 1. It's missing over here, but it should be considered as 1. तो टोटल मार्क्स हमारे पास आ जाएंगे 30. इसी तरह से इस अगर आप कॉलम को देखें तो MCQs के अंदर जो साइंस सब्जेक्ट है तो उनके की लर्निंग एरियाज तो जनरल साइंस है, तो दे आर लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, अर्थ एंड यूनिवर्स. अब जो MCQs बनेंगे तो लाइफ साइंस से 9 आएंगे, फिजिकल साइंस से 19 आएंगे और अर्थ एंड यूनिवर्स से 2 MCQs बनेंगे. सबके लिए एक एक मार्क होगा तो टोटल मार्क्स हमारे पास ये आ जाएंगे. व्हेन यू कैलकुलेट देम दे विल बी इक्वल टू 30. फर्दर इनकी परसेंटेजेस रखी गई है कि अर्थ एंड यूनिवर्स की कितनी परसेंटेज है, फिजिकल साइंस की कितनी है और लाइफ साइंस की कितनी है आउट ऑफ 40. तो 40 को अगर 100 कंसीडर करके ये परसेंटेज निकाली गई है. नाउ K स्टैंड फॉर नॉलेज, C फॉर कॉम्प्रिहेंशन, A फॉर एप्लीकेशन. ये जो MCQs होंगे जिनकी तादाद होगी 30, तो इन 30 का ओवरऑल एवरेज पूरे पेपर में तो 40% होगा और जो CRQ होंगे इंक्लूडिंग RRQ एंड TRQ तो इनकी परसेंटेज होगी 60%. यानी 40% MCQs होंगे इस पेपर में और 60% जो है CRQs होंगे. लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि इन 30 मार्क्स में 30 क्वेश्चंस में से 10 नॉलेज के होंगे, 17 कंप्रिहेंशन के होंगे और 3 जो है एप्लीकेशन के होंगे. ये जो डिफरेंट कॉग्निटिव लेवल थे ब्लूम टैक्सोनॉमी के, तो उस हिसाब से ये एवरेज या तनासुब रखा गया है. सिमिलरली जब आप फिर फर्दर डिवीजन करेंगे, ओवर हियर यू कैन सी कि लाइफ साइंस में 10 जो है 3 will be of knowledge, 5 comprehension, 1 application. अर्थ यूनिवर्स में 1, 1 and 0. और टोटल हमारे पास एप्लीकेशन में जो सवालात आएंगे MCQ के तो 3 होंगे, टोटल 17 होंगे और टोटल 10 होंगे. इस तरह से जब आप CRQ इंक्लूडिंग RRQ एंड TRQ यहाँ पर बाइफर्केशन नहीं की गई है लेकिन बाकी मज़ामीन में की गई है. यहाँ पर लाइफ साइंस में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने होंगे, पर क्वेश्चन इतने मार्क्स होंगे, लेकिन इस सवाल के यानी एक सवाल के जो 4 मार्क्स होंगे
मेरे 4 मार्क्स की फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन जो है दैट विल बी इन द रूब्रिक्स। यहाँ पर होलिस्टिक एज अ होल मार्क्स दिए गए हैं, लेकिन जो फर्दर बाइफर्केशन होगी 1 मार्क की, इफ यू रिमेंबर यस्टरडे वी स्टडी और हमने डिस्कस किया रूब्रिक्स को, सो वो फर्दर बाइफर्केशन इन 4 मार्क्स की कि 1 किसके लिए होगा, 2 किसके लिए होगा, 1 मजीद किसके लिए होगा, दैट विल बी इन द रूब्रिक्स। Now overall percentage 27% of life science out of 60. इस तरह these will be the knowledge level, comprehension level and application level. Now it gives us a complete picture about a paper. किस तरह से हमें complete picture दे रहा है कि आपने जो जो टॉपिक्स पढ़ाए हुए हैं उनमें से हर एक की लर्निंग एरिया से कितने MCQs लेने हैं, कितने CRQs लेने हैं, फिर फर्दर जो है कि कितने इस की लर्निंग एरिया से कितने MCQs लेने हैं जिनका नॉलेज लेवल जो है सॉरी कॉग्निटिव लेवल नॉलेज का होगा, कितने सवाल जो है कॉम्प्रिहेंशन के लेने हैं और कितने एप्लीकेशन के लेंगे। लेकिन जो ओवरऑल पेपर होगा, ओवरऑल पेपर, तो उसके अंदर टोटल सवालात जो होंगे दैट विल बी 42 और उन 42 में से 30 सवालात जो है MCQs के होंगे और 12 जो है CRQ के होंगे। मार्क्स से डिस्ट्रीब्यूशन 30 मार्क्स MCQs के होंगे और 45 मार्क्स जो है वो CRQ के होंगे और टोटल मार्क्स होंगे पेपर के 75। फर्दर जो है ये इंफॉर्मेशन है कि ओवरऑल पेपर में हम ये ख्याल रखेंगे कि 23 नॉलेज के होंगे, 44 कॉम्प्रिहेंशन के होंगे और 8 जो है एप्लीकेशन लेवल के होंगे। नाउ जो बंदा भी अब पेपर डेवलप करेगा तो वो अपनी मर्जी से नहीं कि मैं अपनी मर्जी से तो सवालात रखूं, मैं अपनी मर्जी का के कॉग्निटिव लेवल रखूं, मैं अपनी मर्जी के मार्क्स रखूं। इफ यू रिमेंबर यस्टरडे आई टोल्ड यू कि मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन पहले होती है और सवालात बाद में बनते हैं। तो जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का मैं जिक्र कर रहा था कि पहले होती है तो वो असल में टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन के अंदर होती है। These are the marks to be reserved for these questions. Now over here you can see कि मार्क्स का तयन हमने पहले कर दिया और पेपर हमने बाद में बना दिया। That was the point which I was talking to people yesterday. So it's giving you a complete picture कि पेपर के अंदर होगा क्या। अब एक और चीज को ध्यान में रखते हैं कि whenever we are going to develop a TOS, अच्छा रिमेंबर वन थिंग कि कुछ को आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स मिलेंगे टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस की। अगर आपके सूबे में जिस प्रोविंस से भी आपका ताल्लुक है, अगर वहां पर डिफाइंड और नोटिफाइड एसओएस मौजूद हैं, टीओएस सॉरी, अगर डिफाइंड टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस मौजूद है देन ऑल राइट, आप वहीं से ले लें और उसी के हिसाब से पेपर डेवलप कर दें। लेकिन अगर नोटिफाइड टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन मौजूद नहीं है then you will have to develop your own table of specification for your schools. ये वंस आपने डेवलप करना है and you can use it forever, क्योंकि पेपर तो चेंज होते रहेंगे लेकिन एटलीस्ट टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन उसी तरह रहेगी। अगर आपको याद हो तो हमने स्कीम ऑफ स्टडी में पढ़ा था कि MCQs के जो मार्क्स होंगे, सॉरी जो प्रैक्टिकल पोर्शन होगा तो उनके कितने मार्क्स होंगे, जो थ्योरेटिकल पोर्शन होगा उनके कितने मार्क्स होंगे, वगैरह वगैरह। दोज इन्फॉर्मेशन वर अवेलेबल इन द स्कीम ऑफ स्टडीज। लेकिन TOS जो है टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, ये बास क्लासेस के लिए नोटिफाइड होते हैं एंड जिनके लिए नोटिफाइड नहीं है या अवेलेबल नहीं है तो उनके लिए आपने खुद डेवलप करनी है। जब आप खुद डेवलप करेंगे तो कैसे डेवलप करेंगे, किन किन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, जस्ट 3 to 4 थिंग्स का ख्याल रखना है। नंबर 1 कि जब भी आप TOS डेवलप करें टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, सो डिटरमिन द कवरेज ऑफ योर एग्जाम। ये ध्यान में रखें कि मैंने कितना पढ़ाया, कौन कौन से कंसेप्ट जो पढ़ाए या कौन कौन से की लर्निंग एरियाज थे जो मैंने कवर कर दिए। रिमेंबर वन थिंग, TOS टर्म्स के लिए हर एक टर्म के लिए TOS डिफरेंट बनेंगे। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं
یا ایون گورنمنٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں. سو ریمبر ون تھنگ کہ ٹرم وائز ڈفرنٹ ایویز بنیں گے. کیوں کر ڈفرنٹ بنیں گے؟ کیونکہ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ دیز ور دا کی لرننگ ایریاز. تو پہلے ٹرم میں شاید آپ نے صرف لائف سائنس کو کور کیا ہو تو اس میں سے سوالات پھر نہیں ڈالے فرسٹ ٹرم کے کیویز میں. اس طرح 2 ٹرمز اگر گزرے تو 2 ٹرمز میں آپ نے فزیکل سائنس کو بھی کور کیا تھا تو پھر آپ نے اس کو ایڈ کر دینا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ سب تمام کے تمام کی لرننگ ایریاز کو لازماً شامل کر لیں، لیکن جتنا پڑھایا ہوا ہے، جتنا آپ نے کور کیا ہوا ہے تو اسی کے بیس پر کیویز بنتا ہے. تو ہر ایک ٹرم کے لیے اپنا کیویز پلس جو اوور آل ایگزام ہوتا ہے ایٹ دا اینڈ آف دا اکیڈیمک ایئر. سو اوور دیئر آلسو یو ول ہیو ٹو ڈیولپ اے کیویز، لیکن اٹ شوڈ بی بیسڈ آن وٹ یو ہیو ٹاٹ. جو چیز آپ نے پڑھائی ہوئی ہے تو اسی کے بیس پہ. نمبر 1. نمبر 2 کہ آپ جو بھی سوالات ڈیولپ کریں تو ریمبر ون تھنگ کہ آپ کے آبجیکٹیوز کیا ہے. اف یو ریمبر جو گائیڈ لائنس ہم نے پڑھی تھی آئٹم ڈیولپمنٹ کے لیے، سو سب سے پہلے بات یہ تھی کہ آپ آبجیکٹیو کا تعین کر لیں کہ کرنا کیا ہے، دیکھنا کیا ہے. ریمبر ون تھنگ کہ جو ڈفرنٹ کاگنیٹیو لیول ہوتے ہیں، ڈفرنٹ کاگنیٹیو لیول ہوتے ہیں، یعنی نالج کمپریہنشن ایپلیکیشن. یہاں پر ایک آسان فارمولا میں بتا دوں کہ جتنے بھی نالج لیول کے کوشچنز ہوتے ہیں تو آپ موسٹلی جتنے بھی نالج لیول کے سوالات ہوتے ہیں تو ان پر ایم سی کیوز بنا دیا کریں. جتنے بھی آپ کے پاس آر آر کیوز یا ریسٹرکٹڈ رسپانس کوشچنز ہوتے ہیں تو وہ موسٹلی کمپریہنشن کے ہوتے ہیں. موسٹلی ڈزنٹ مین آلویز، ہمیشہ نہیں بلکہ زیادہ تر. اور جتنے بھی ای آر کیوز ہوتے ہیں تو موسٹلی وہ ایپلیکیشن لیول کے ہی ہوتے ہیں، لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ آل دا ٹائم. ایون ایم سی کیوز کے اندر بھی ایپلیکیشن لیول کے سوالات بن سکتے ہیں. دوبارہ سے میں بتا دوں جو کوگنیٹیو لیول ہے نمبر 1 نالج والا، تو اس پر ایم سی کیو بنا دیا کریں. یعنی جتنے بھی آپ ایم سی کیوز بناتے ہیں تو کوشش کریں کہ ان کے لیے آپ جتنے بھی آپ ایم سی کیوز بناتے ہیں تو وہ نالج کے کوگنیٹیو لیول کے مطابق ہو. جتنے بھی شارٹ کوشچن بناتے ہیں تو وہ کمپریہنشن لیول کے ہو، اور ایپلیکیشن لیول کے لیے آپ آر ای آر کیو ڈیولپ کر لیا کریں. So you have to remember what you are going to test and what item to be considered for this purpose. کون سے آبجیکٹیوز ہیں ان کے لیے کون سا آئٹم اپنے سلیکٹ کرنا ہے، that is up to you. Another thing کہ ڈیوریشن کا بڑا خیال رکھیں. ڈیوریشن مینس کہ پیپر اتنا لینتھی نہ ہو کہ بچے اس کو کور نہ کر سکیں، یا اتنے زیادہ سوالات اس کے اندر نہ رکھے کہ بچے کور نہ کر سکیں، اور اتنے کم سوالات بھی نہ رکھے کہ بچے آسانی سے کر لیں اور پھر وہ آرام سے بیٹھے رہے یا اضافی ٹائم ان کے پاس بہت زیادہ ہو. تو جب بھی آپ کیویز ڈیولپ کریں نمبر آف کوشچنز کا تعین کر دیا کریں. سو ریمبر ون تھنگ دا ٹائمنگ آلسو، اس کے لیے ڈیوریشن کتنی ہوگی، 30 منٹ میں یا 40 منٹ کا پیپر ہوگا، 1 آور کا ہوگا، کتنے ڈیوریشن کا ہوگا، تو اسی تناسب سے آپ نے نمبر آف کوشچنز ڈالنی ہے. Now it's another table of specification and now آپ کے ذہن میں کچھ نہ کچھ لیکچر کلیئر ہوئی ہوگی. جو میتھمیٹکس ہے گریڈ 8 کا تو ایم سی کیوز ان کے لیے 30 اور جو کور کیا گیا ہے ایریا یا جو ٹاپکس کور کیے گئے ہیں تو ارتھمیٹک، جیومیٹری، انفارمیشن ہینڈلنگ یہ کور کیے گئے ہیں. جو سی آر کیوز ان کے اوپر بنیں گے کیونکہ میتھمیٹکس کے اندر ای آر کیوز نہیں ہوتے. ریمبر ون تھنگ میتھمیٹکس کے اندر ای آر کیوز نہیں ہوتے اور میتھمیٹکس کے اندر موسٹلی ایپلیکیشن لیول کے سوالات آتے ہیں. سو اگر آپ نے وہاں پہ دیکھا جنرل سائنس کے اندر ہمارے پاس زیادہ پرسنٹیج نالج کی آ رہی تھی اور کم پرسنٹیج جو ہے ہمارے پاس ایپلیکیشن کی آ رہی تھی. لیکن آپ میتھمیٹکس کو دیکھیں، آپ کے پاس ایپلیکیشن لیول کے سوالات 71% آ رہے ہیں، کمپریہنشن کے 20 اور نالج کے 9% آ رہے ہیں. کیونکہ میتھمیٹکس کے اندر موسٹلی جو کوشچنز ہوتے ہیں دے آر آف ایپلیکیشن لیول. اگر آپ سیم سوال بچوں کو دیتے ہیں سو دیٹس ناٹ فیئر ایٹ آل. تھوڑا سا سوال کو چینج کر لے تو آٹومیٹکلی وہ ایپلیکیشن لیول کا ہی بن جائے گا. سو اٹس another example of how to develop a table of specification. یہ مختلف ایریاز ہیں and these are different types of questions and these are the percentages. It's about social studies.
क्योंकि सोशल स्टडी के अंदर MCQs भी है, CRQs should be considered as RRQ. तो ये RRQs हैं, शॉर्ट क्वेश्चन जिनको कहते हैं, और ये ERQs हैं जो एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चंस हैं. Now over here you can see कि वही डिटेल्स है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, मार्क्स कितने होंगे, टोटल मार्क्स परसेंटेजेस कितने होंगे और कॉग्निटिव लेवल कितना होगा. एक इंफॉर्मेशन जो इजाफी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, दैट इज डिफिकल्टी लेवल. जो कॉग्निटिव लेवल है, तो इसके साथ आप अगर मजीद इसको रिफाइन करना चाहते हैं कि मजीद इंफॉर्मेशन हमें मिले, तो डिफिकल्टी लेवल पे आप ऐड कर सकते हैं और EM और D का इजाफा कर सकते हैं. It's table specification for Urdu, reading, lexical. I think you are clear about now what is table of specification.